हेलो स्टूडेंट। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में हम अल्टरनेटिंग करंट में देखो सीरीज एलसीआर सर्किट और उसके लिए रेजोनेंस की कंडीशन, पैरेलल एलसीआर सर्किट उसके लिए रेजोनेंस की कंडीशन और भी क्वेश्चन किए थे हमने। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन देखो, एलसी इससे तो समझ में आ रहा है, एक होगा इंडक्टर एक होगा कैपेसिटर, लेकिन इसके आगे ओसिलेशन क्यों लगा दिया, वो जब हम इसको समझेंगे तब हमारे चीजें समझ में आएगी कि अच्छा इसलिए ओसिलेशन लगा है। ठीक है, तो हम एक एलसी सर्किट लेते हैं। ठीक है, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर का सर्किट लेते हैं। तो देखो, ये कैपेसिटर है और ये एक इंडक्टर है। ठीक है, एक सर्किट में लगे हुए हैं। इसका इंडक्टेंस एल है, कैपेसिटेंस सी है। इनिशियली कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, ये प्लस क्यू नोट है, ये माइनस क्यू नोट है, मतलब एक प्लेट प्लस क्यू नोट चार्ज है, एक माइनस क्यू नोट चार्ज। कैपेसिटर को चार्ज करके रखा हुआ है, इंडक्टर को ऐसे लगा रखा है और टी इक्वल टू 0 पर इस सर्किट को हमने बंद कर दिया। टी इक्वल टू 0 पर सर्किट को हमने बंद कर दिया। जब हम इस सर्किट को बंद करेंगे तो करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा तो टाइम के साथ ये करंट कितना होगा वो हमें निकालना है। तो देखो, किसी टाइम की कंडीशन लेते हैं, हम कहते हैं एट टी इक्वल टू टी, जो कैपेसिटर है और इंडक्टर दोनों एक साथ ऐसे पैरेलल में कनेक्टेड हो गए होंगे। मैंने कहा इस पे चार्ज देखो, प्लस क्यू नोट है, हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल, तो चार्ज ऐसे फ्लो करेगा। तो प्लस क्यू वाले से कम होकर क्या प्लस स्मॉल क्यू बच गया होगा चार्ज इसके ऊपर, इस पे माइनस क्यू बच गया होगा और चार्ज ऐसे करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, आई एक्चुअल में आई जो है बेटा यहाँ पे, ये आई जो है इस सर्किट में, ये माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी होगा। एक बात समझने की कोशिश करो, माइनस क्यों आया है? क्योंकि बेटा देखो, चार्ज पहले मैक्सिमम था, इसके बाद चार्ज कम हो रहा होगा, तो जब भी चार्ज के डिक्रीज होने की रेट है, इसलिए हमने आई को माइनस डी क्यू बाई डी टी लिख दिया है, क्योंकि चार्ज कम हो रहा है। क्योंकि मुझे ये तो पता है करंट इसमें ऐसे ही होगा, तो ये माइनस जो है इस डायरेक्शन को बैलेंस करने के लिए लिया गया है। जब डायरेक्शन में खुद से पहले निकाल चुका हूं ऐसे होगा, तो माइनस इसलिए लिया ताकि इसी डायरेक्शन में करंट आए, क्योंकि डीक्यू बाई डी खुद निगेटिव आने वाला है। एक निगेटिव लगा दूंगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, इसलिए हम निगेटिव साइन लगाते हैं। ये इंडक्टर है, इसका इंडक्टेंस एल है, कैपेसिटेंस सी है। ठीक है, तो यहां प्लस और यहां माइनस, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा एल डी आई बाई डी टी। इस लूप में केवीएल लगा देते हैं, अप्लाई केवीएल। यदि केवीएल लगाएंगे तो देखो यहां से शुरू करते हैं, तो प्लस क्यू बाई सी और माइनस एल डी आई बाई डी टी विल बी इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व कर लो बेटा, एल को उधर भेज दो, तो यहां से आ जाएगा डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, जैसे रहने दो, एक काम करो, Q अपॉन एल सी माइनस डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। देखो कुछ नहीं किया, मैंने एल को भेज दिया। अब यहां देखो, मैंने पुट कर दिया, पुट आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी, आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी, इसमें रख दो, तो ये बन जाएगा Q बाई एल सी माइनस, और ये माइनस यहां से आएगा तो ये प्लस बन जाएगा, और ये डी क्यू बाई डी टी है और डी बाई डी टी एक पहले से है, तो डबल हो जाएंगे, तो डबल डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, डी अपॉन डी टी स्क्वायर इंटू क्यू इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मैं थोड़ा रीअरेंज करके कुछ ऐसे लिखता हूं, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एल सी इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई चार्ज के अंदर।
डबल डिफरेंशिएशन है और ये क्यू है, ये इक्वेशन है बेटा। ऐसी इक्वेशन याद करो, कहीं देखिए क्या? यदि याद आ रही हो तो ऐसी इक्वेशन पहले भी हम देख चुके हैं। वो है, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद इक्वेशन ऑफ SHM। याद करो SHM में ये इक्वेशन आई थी क्या? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। SHM की इक्वेशन ये होती थी। यहां x की बजाय बस क्या आ गया? चार्ज आ गया। x की बजाय क्या आ गया? चार्ज। तो इसका मतलब यदि इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां से जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा निकल के आएगी, दैट विल बी इक्वल टू 1/√LC, 1/√LC। और फ्रीक्वेंसी जो निकल के आएगी वो हो जाएगी 1/2π√LC। ये तो कुछ रेजोनेंस जैसी फ्रीक्वेंसी ही आ गई है। ठीक है, कोई बात नहीं, सेम आ गई। वैसे ये यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी होगी चार्ज के ऑसिलेशन की। एक्चुअल में जैसे SHM करता है पार्टिकल, उसकी पोजीशन जो SHM करती है, ऐसे यहाँ पे इस कैपेसिटर का जो चार्ज है वो टाइम के साथ SHM कर रहा होगा, ऑसिलेशन कर रहा होगा। कभी बढ़ रहा है, फिर मैक्सिमम हो रहा है, फिर घट रहा है, जीरो हो रहा है, फिर निगेटिव में जा रहा है, इस टाइप से ऑसिलेशन कर रहा होगा। इसीलिए इसके साथ हमने ऑसिलेशन लगाया, क्योंकि चार्ज ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई ऑसिलेशन क्यों लगाया था। अब देखो यहां से ओमेगा मिल चुका है हमें 1/√LC, और इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आया था, याद करो SHM की इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता था वो आता था x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5, a sin ओमेगा t प्लस 5, एक साइनसोइडल इक्वेशन आ जाती थी। उसी टाइप से Q का जो सॉल्यूशन आएगा मैं सिमिलरली लिख सकता हूं, Q विल बी इक्वल टू Q नॉट, मैक्सिमम चार्ज तो Q नॉट है, साइन ओमेगा टी। और बेटा इनिशियल फेज के लिए हमने फाइ लिख दिया। फाइ इसलिए कि हमें नहीं पता कि इनिशियल शुरुआत में क्या रहा होगा इसका फेज, वो हमें इनिशियल कंडीशन रख के निकालना पड़ेगा। तो देखो फाइ की कैलकुलेशन के लिए मैं कहूंगा एट टी इक्वल टू 0 जो चार्ज है, टी इक्वल टू 0 पर चार्ज कैपेसिटर पे मैक्सिमम है, मतलब क्यू नोट रख दो। तो इसमें 0 रखोगे टाइम को तो ये बन जाएगा क्यू नोट इज इक्वल टू, ये क्यू नोट रख दिया, इज इक्वल टू क्यू नोट साइन ये 0 प्लस 5। तो इसका मतलब साइन फाइ की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो साइन फाइ 1 कब होगा? जब फाइ इज इक्वल टू क्या होगा? π/2 होगा। इट मीन्स क्यू विल बी इक्वल टू क्यू नोट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। इट मीन्स क्यू विल बी इक्वल टू क्यू नोट कोस ओमेगा टी। ये आ गया था, ये याद रखना है अपने, वेर ओमेगा इज 1/√LC। ये चार्ज की इक्वेशन आ गई टाइम के साथ, मतलब टाइम चार्ज जो टाइम के साथ जो चार्ज है वो कोसाइन के फॉर्म में बदल रहा होगा, पहले मैक्सिमम कोस की वेरिएशन में बदल रहा होगा। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू आ गया क्यू नोट कोस ओमेगा टी। यदि इसी सर्किट में टाइम करंट हम टाइम के साथ निकालें तो I विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ dq/dt, मतलब इसका डिफरेंशिएशन का निगेटिव। तो I विल बी इक्वल टू करंट मैक्सिमम मैंने कहा I नोट है, मैक्सिमम करंट क्या हो गया? I नोट। या एक काम कर लो, इसका डिफरेंशिएशन कर लो, क्यू नोट और एक ओमेगा बाहर आएगा और कोस का बन जाएगा माइनस साइन, और एक माइनस यहां है बेटा, माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे साइन ओमेगा टी, ये बन जाएगा I इज इक्वल टू क्यू नोट ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसमें यहां से आ गया I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, वेयर आई नोट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू क्यू नोट इंटू ओमेगा, या फिर कहूं आई नोट विल बी इक्वल टू क्यू नोट अपॉन√LC। मैक्सिमम करंट जो होगा वो क्यू नोट अपॉन√LC होगा, और इसकी इक्वेशन ये आ जाएगी। तो देखो यहां से हमें ये पता चल गया कि यदि एक इंडक्टर और एक चार्ज कैपेसिटर को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो इन कुछ जो किसी टाइम t पर जो करंट और चार्ज जो है वो कुछ ऐसे वेरी करेगा, चार्ज कोसाइन के फॉर्म में और करंट साइन के फॉर्म में। किसी सिचुएशन में ऐसा भी दे सकता था कि कैपेसिटर इनिशियली चार्ज नहीं है लेकिन इंडक्टर में कुछ करंट फ्लो कर रहा है, तो वो इनिशियल कंडीशन चेंज हो जाती है। इनिशियल t इक्वल टू 0 पर चार्ज हम 0 रख देते बस,
तो फाई यहाँ पे 0 आ जाता, और कोई चेंजेस नहीं होते, बस वो किसी दूसरे टाइम पर वो मैक्सिमम चार्ज रहा होता। तो वो इनिशियल कंडीशन ही चेंज होंगी, बाकी कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है बेटा, बात समझ में आई है? इसको नोट कर लो, फिर इसमें और भी बातें करते हैं, इसका ग्राफ भी प्लॉट करते हैं हम टाइम के साथ। नोट कर लो बेटा, लिख लिया होगा? तो ये आ गया क्यू नोट कोस ओमेगा टी, और ये आ गया आई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू आ गया क्यू नोट कोस ओमेगा टी, और I इज इक्वल टू आ गया आई नोट साइन, या आई नोट को सीधा क्यू नोट ओमेगा लिख दें, जो भी तुम लिखना चाहो, साइन ओमेगा टी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत इसमें? ओके। अब देखो बेटा, यदि मैं बात करूं दोनों के ग्राफ की टाइम के साथ, पहले क्यू का टी के साथ ग्राफ बनाते हैं, तो ये कोसाइन का ग्राफ बन जाएगा ऐसा। ये पूरा एक टाइम पीरियड होगा टी, ये हाफ हो जाएगा टी बाई टू, ये 1/4 हो जाएगा टी बाई 4, और टी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा जो है 1/√LC है, मतलब ये होगा 2 पाई √LC। जो इसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होगा वो 2 पाई √LC होगा। ठीक है, यदि हम करंट के ग्राफ बनाना चाहें, वो एक साइन का ग्राफ बनेगा इस टाइप से, और ये जो होगा मैक्सिमम करंट होगा क्यू नोट ओमेगा, ये होगा माइनस क्यू नोट ओमेगा, ये टी बाई 2 होगा, ये टी बाई 4 होगा, ये टी होगा, और टी तो 2 पाई √LC है ही। तो करंट और चार्ज जो है वो कुछ इस टाइप से ऑसिलेशन कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, एक चीज और देखो, यदि मैं एनर्जी स्टोर्ड की बात करूं, एनर्जी स्टोर्ड, पहला बात करते हैं इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में बात करें तो बेटा UC विल बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2C, और क्यू हम टाइम के फंक्शन में निकाल चुके हैं, ये हो जाएगा क्यू नोट स्क्वायर बाई 2C कोस स्क्वायर ओमेगा टी। बेटा ये रख दिया Q इक्वल टू क्यू नोट कोस ओमेगा टी, इसमें रख दिया, तो ये UC आ गया। इन इंडक्टर, यदि इंडक्टर में बात करें तो UL विल बी इक्वल टू हाफ L I नोट स्क्वायर, सॉरी हाफ L I स्क्वायर, किसी टाइम पर एनर्जी स्टोर है, तो ये हो जाएगा हाफ L I जो है बेटा वो रख देंगे I नोट साइन ओमेगा टी, तो I स्क्वायर करेंगे तो I नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए UL को, तो आई नोट की वैल्यू पुट कर देंगे क्यू नोट इंटू ओमेगा, तो ये बन जाएगा हाफ L आई नोट बन जाएगा क्यू नोट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, ये पहले रख देता हूं ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब ओमेगा की वैल्यू रख दो, हाफ L, ओमेगा की वैल्यू रखेंगे 1/√LC, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो हाफ L क्यू नोट स्क्वायर इंटू 1/LC साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो UL इज इक्वल टू हो जाएगा, एक L कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा क्यू नोट स्क्वायर बाई 2C साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये UL आ जाए, ये UC था। एक चीज ऑब्जर्व की तुमने, कैपेसिटर में मैक्सिमम एनर्जी स्टोर क्यू नोट स्क्वायर बाई 2C आएगा, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो इसको बंद कर देंगे। इंडक्टर में भी मैक्सिमम एनर्जी स्टोर क्यू नोट स्क्वायर बाई 2C है,
देखो कितनी अच्छी बात है, मतलब जो मैक्सिमम एनर्जी जो जा रही है दोनों में क्या आ रही है, सेम आ रही है। देखो हमने लिखा था हाफ एल आई नोट स्क्वायर, मतलब इंडक्टर में मैक्सिमम एनर्जी, तो वो वाली एनर्जी कैपेसिटर वाली ही निकल के आ गई यहाँ पे। ठीक है, एक चीज देखी जाए, किसी टाइम पर जब इस पे मैक्सिमम है, बताओ कब मैक्सिमम होगा, जब कोस 1 होगा बेटा, कोस 1 होगा t इक्वल टू 0 पर, मतलब ये t इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम है। लेकिन t इक्वल टू 0 पर इसकी बात की जाए तो साइन हो जाएगा 0, इसका मतलब t इक्वल टू 0 पर इंडक्टर में एनर्जी 0। बिल्कुल सही बात है, इनिशियल जो हमने डायग्राम दिया था उसमें याद करो, इनिशियल कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था, इंडक्टर में कोई करंट नहीं था, तो कोई एनर्जी स्टोर नहीं थी। लेकिन जब ये वाली चीज मैक्सिमम होगी, ये होगा ओमेगा टी की वैल्यू π/2 हो जाएगी तब, मतलब जब ये ओमेगा टी साइन की वैल्यू 1 होगी तो उस टाइम पे कोस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मतलब कभी इसमें एनर्जी है, जब इसमें मैक्सिमम तो सारी इसमें है, जब मैक्सिमम एनर्जी इसमें है तो सारी इसमें है, कैपेसिटर की सारी एनर्जी खत्म हो गई। वो एनर्जी गई कहां, एक्चुअल में कैपेसिटर की एनर्जी चल के किसमें चली गई, इंडक्टर के अंदर, तो एनर्जी भी जा रही है, कैपेसिटर से इंडक्टर में जा रही है, फिर इंडक्टर से कैपेसिटर में जाएगी। और यदि किसी टाइम टी की बात करेंगे तो कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी कैपेसिटर के पास रहेगा और कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी इंडक्टर के पास हो जाएगा। तो ये भी एसएचएम में जैसे होता था वैसे ही है। एसएचएम में होती थी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, कभी काइनेटिक मैक्सिमम होती थी, कभी पोटेंशियल मैक्सिमम होती थी, और कभी कुछ काइनेटिक में एनर्जी होती थी, कभी कुछ पोटेंशियल में एनर्जी होती थी। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम एक एसएचएम के लिए कांस्टेंट आया था, याद हो तो देखते हैं इसमें भी सेम आता है या नहीं। तो टोटल एनर्जी की बात करें तो यू टोटल विल बी इक्वल टू यूएल प्लस यूसी। तो यू टोटल, ध्यान से देखो, क्यू नोट स्क्वायर बाय 2c दोनों से आ जाएगा कॉमन, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा क्यू नोट स्क्वायर बाय 2c। ये लो कांस्टेंट ही आ गया, मतलब सारी चीजें वैसे ही हो रही हैं जैसे ओसिलेशन में होती थी। तो देखो इसीलिए इसको एलसी ओसिलेशन हमने नाम दिया। ठीक है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, और कैपेसिटर में एनर्जी और इंडक्टर में एनर्जी जो है वो कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर की है। एक चीज और याद करो, यदि साइन या कोस की फ्रीक्वेंसी एफ होती है तो बेटा साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इसकी डबल होती है, ग्राफ में बताया जाता है। ये मैथमेटिक्स वालों को तो पता भी होना चाहिए, अदरवाइज आगे से याद कर लो, ऐसे में बताया जाता है कि साइन और कोस की यदि फ्रीक्वेंसी एफ है तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर की फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। मतलब साइन के एक ऑसिलेशन में साइन स्क्वायर 2 कंप्लीट ऑसिलेशन कर लेता है, क्योंकि कभी निगेटिव नहीं जाता, साइन पॉजिटिव में जाएगा फिर निगेटिव में, लेकिन साइन स्क्वायर वो पॉजिटिव में जाएगा और निगेटिव के टाइम भी ये पॉजिटिव में ही जाएगा, इसलिए डबल ऑसिलेशन कर लेता है। तो इसका ग्राफ भी बनाएंगे हम अभी। ठीक है, तो सब चीजें लिखेंगे, पहले इसको नोट कर लो बेटा, नोट कर लो, स्क्रीन को पॉज करके लिख लिया होगा। मैं इधर ये ग्राफ मिटा देता हूं, इधर अपन एनर्जी के ग्राफ बनाते हैं। एक साथ ही बनाते हैं, चलो दोनों को। यूसी का मैं व्हाइट कलर से बनाता हूं, यूसी ये कोस स्क्वायर का ग्राफ होगा। तो टी इक्वल टू 0 पर ये मैक्सिमम से स्टार्ट होगा ऐसे, और ऐसा ग्राफ बनेगा। कोस स्क्वायर का ग्राफ यदि नहीं पता है किसी को, ध्यान रखना ऐसा होगा, इस टाइप से। ठीक है, ये पीक वैल्यू सेम होगी बेटा, ये आ जाएगा यूसी। यू एल की बात करें तो 0 से स्टार्ट होगा, टी इक्वल टू 0 पर, तो ऐसा बनेगा। इस टाइप से ये हो जाएगा यू एल। ठीक है, अब देखो यदि हम बात करें तो कोस टाइम पीरियड जो था वो था 2 पाई रूट एल सी, 2 पाई रूट एल सी। लेकिन बेटा यदि इसमें पाई रूट एल सी रखूं, इसमें यदि मैं वैल्यू रखूं पाई रूट एल सी, मतलब टी बाई 2,
तो देखो ओमेगा है 1/√LC, और ये है π√LC, तो √LC तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पाई, और कोस पाई हो जाएगा -1, और उसका स्क्वायर करेंगे तो +1, मतलब ये वापस से मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब ये t=0 पर ही मैक्सिमम से स्टार्ट हुआ था, और दोबारा π√LC में मैक्सिमम हो जाएगा, तो ये है t/2, फिर दोबारा मैक्सिमम हो जाएगा, ये है t। तो ध्यान से देखो, यदि इस कोस या साइन किसी का देख लो, ये वाला यदि बात करें तो ये भी t/2 हो गया, ये t हो गया, तो साइन का देख लो या कोस का, देखो साइन यहां से शुरू हुआ है, यहां से मैक्सिमम जाके ये हो गया, फिर वापस से रिपीट, मतलब इसके बाद से रिपीट करने लग गया, तो इसका टाइम पीरियड जो है वो t/2 बन जाएगा। साइन स्क्वायर हो या कोस स्क्वायर, इनका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, t/2। तो ध्यान रखना, नोट करके लिख देते हैं, frequency of oscillation of charge or current is F is equal to 1/2π√LC but the frequency of oscillation of energy UL और UC लिख देता हूं, of UL और UC will be double of F, या will be double, और ब्रैकेट में लिख देता हूं F डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ F। एक्चुअल में टाइम पीरियड हाफ होना मतलब फ्रीक्वेंसी डबल होना, तो टाइम पीरियड की बात करेंगे तो वो π√LC बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो वो 1/π√LC बन जाएगा, ठीक है। मतलब फ्रीक्वेंसी एनर्जी की जो है वो डबल हो जाएगी, टाइम पीरियड एनर्जी के ऑसिलेशन का हाफ हो जाएगा, और टोटल एनर्जी जो है कांस्टेंट रहेगी। टोटल एनर्जी ये वाली है बेटा, ये है U टोटल, कांस्टेंट रहेगी वो, ठीक है। तो ऐसा होता है एनर्जी के साथ, ये एनर्जी की बातें हो गई, ठीक है। ये सेम SHM में होता था, वही सेम चीजें यहां भी हैपन हो रही है, ठीक है। लिख लो इसको, लिख लिया होगा, मिटा दूं, ये एनर्जी की बातें हो गई। अब देखो बेटा, यदि मैं टाइम के साथ कंपेयर करके देखूं दोनों चीजों को, किस किस को, एक तो LC ऑसिलेशन और दूसरा स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेशन, ठीक है, दोनों को कंपेयर करते हैं। LC ऑसिलेशन और इधर करते हैं स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेशन। देखो इनिशियली यदि हम सिचुएशन लेके देखें यहां पे, तो बेटा देखो ऐसा कुछ है, t=0 पर ये कैपेसिटर, ये इंडक्टर, ठीक है, इस पे +Q0, इस पे -Q0, करंट क्या है 0, करंट क्या है 0। तो सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर्ड है, कोई दिक्कत। UL जो होगा UC ये होगा Q0² 2C, और UL हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो यदि मैं स्प्रिंग ब्लॉक को लेके देखता हूं, तो देखो t=0 पर एक स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेशन कर रहा है, तो देखो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है।
चार्ज को हम x से कंपेयर करते हैं, तो चार्ज मैक्सिमम है तो x मैक्सिमम है, मतलब ये एम्पलीट्यूड से स्टार्ट करेगा। ये m मास का ब्लॉक है, k इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसके ऑसिलेशन ऐसे हो रहे हैं, देखो ये मीन पोजीशन है, ये प्लस a है, इधर माइनस a तक जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ऑसिलेशन कर रहा है। यहां पे इसकी वेलोसिटी 0 है, लेकिन स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर मैक्सिमम है, वेलोसिटी यहां 0 हो गई, ठीक है बेटा। तो सारी की सारी एनर्जी यहां देखो, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के ए स्क्वायर, सारी की सारी पोटेंशियल में है। यदि t इक्वल टू मैं बात करूं t बाई, या टाइम की बात करूं t बाई 4, t इक्वल टू t बाई 4, या फिर मैं कहूं 2 पाई रूट एलसी का 1/4, ठीक है, मतलब पाई बाई 2 रूट एलसी। तो उस टाइम पर ये जो कैपेसिटर है और ये इंडक्टर है, तो t बाई 4 पे यदि साइन का ग्राफ याद हो तुम्हें, ये इनके करंट चार्ज का ग्राफ याद हो, तो चार्ज देखो कोस का ग्राफ था, तो पहले मैक्सिमम था t बाई 4 पर इस चार्ज की वैल्यू हो जाती थी 0, मतलब इस पे चार्ज हो जाएगा 0, लेकिन उस टाइम पे करंट हो जाएगा मैक्सिमम, आई मैक्सिमम फ्लो करेगा, ठीक है, आई मैक्सिमम इक्वल टू क्यू नोट ओमेगा। तो मतलब सारी की सारी एनर्जी इंडक्टर के अंदर स्टोर होगी ऐसे, यहां सारी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में है, यहां सारी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में आ जाएगी, और यू सी जो है वो 0 हो जाएगा, और यू एल क्यू नोट स्क्वायर बाई 2c ही आ गया था, जो कि हाफ एल आई नोट स्क्वायर के इक्वल आएगा, सेम ही आएंगे दोनों वैल्यू। यदि मैं यहां पे बात करूं तो ये अब ऐसे आ चुका होगा मीन पोजीशन पर, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई होगी, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो चुकी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, दोनों का सम वापस से सेम रहेगा, और मैक्सिमम जो है वो हाफ के ए स्क्वायर ही हो जाएगी। तो ये इधर के ग्राफ डायग्राम में नहीं बनाऊंगा बेटा, आगे वो सिर्फ उसी का बनाते हैं हम। t इक्वल टू t बाई 2 की बात करें, अब वापस से सारा का सारा देखो, चार्ज यदि कोस का ग्राफ देखे तो कुछ ऐसा होता था, इधर मैं कोस का ग्राफ बनाता हूं, ये 0 पे था t इक्वल टू 0 पे, ये t बाई 4 पे, यदि t बाई 2 की बात करें तो माइनस क्यू नॉट हो गया था चार्ज, इसका मतलब t बाई 2 पे बात करें तो कैपेसिटर फिर से फुल्ली चार्ज होगा, लेकिन पोलरिटी चेंज हो जाएगी। t बाई 2 पे बात करें तो ये जो प्लस क्यू था अब ये माइनस क्यू नोट बन जाएगा, और ये प्लस क्यू नोट बन जाएगा। ऐसा इसलिए बेटा, पहले चार्ज इधर फ्लो करना शुरू किया तो चार्ज कम होता गया, करंट बढ़ता गया, चार्ज एक बार खत्म हो गया, यहाँ पे करंट मैक्सिमम हो गया, लेकिन करंट चल तो इधर ही रहा है, तो अभी चार्ज तो इधर ही जाएगा, मतलब यहां से और निकालेगा और यहाँ इस प्लेट पे देगा, तो इस प्लेट पे तो पॉजिटिव बनता चला जाएगा और इस प्लेट पे और कम होता चला जाएगा। तो ये एक टाइम ऐसा आएगा जब ये मैक्सिमम हो जाएगा और ये मिनिमम हो जाएगा, उस टाइम पे सारी एनर्जी इलेक्ट्रिक फॉर्म में आ जाएगी इस टाइप से, और करंट फिर से क्या हो जाएगा 0, आई फिर से 0 हो जाएगा, यू सी वापस से क्यू नोट स्क्वायर बाई 2c बन जाएगा, और यू एल फिर से क्या हो जाएगा 0। फिर से यदि 3t बाई 4 की बात करें, ठीक है, 3t बाई 4 पे फिर से 0 हो जाएगा, तो t इक्वल टू 3t बाई 4, ये कैपेसिटर है और ये इंडक्टर है। तो अब देखो करंट इसके बाद t बाई 2 के बाद करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो यहां फिर से 0 हो जाएगा, और लेकिन इस डायरेक्शन में करंट चलने लग जाएगा अब, और ये मैक्सिमम हो जाएगा, तो एनर्जी स्टोर मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगी वापस से, तो फिर से यू सी 0 हो जाएगा, और यू एल फिर से क्यू नोट स्क्वायर बाई 2c हो जाएगा, और इस t इक्वल टू t पे बात करेंगे तो वापस से ये वाली चीज बढ़ते बढ़ते प्लस क्यू आ जाएगा और माइनस क्यू आ जाएगा, एक ऑसिलेशन। तो देखो चार्ज का एक ऑसिलेशन कंप्लीट अब कैपिटल T में होगा, देखो ध्यान से, क्यू नोट से स्टार्ट हुआ था और वापस से उसी स्टेट पे आ जाएगा,
तो ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन एनर्जी देखो, कैपेसिटर में एनर्जी की बात करें, यहाँ मैक्सिमम थी, यहाँ खत्म हो गई 0, फिर मैक्सिमम हो गई, फिर खत्म हो गई, फिर मैक्सिमम, मतलब 2 ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगी पूरे ऑसिलेशन में। पूरे एक एसएचएम में 2 बार एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब 2 ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगी जब तक एक चार्ज एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। तो इनको इससे कंपेयर किया गया अपने को। ठीक है, यदि मैं इक्वेशन को कंपेयर करके देखूं तो जैसे Q इज इक्वल टू था Q नोट कोस ओमेगा टी, ऐसे ही बेटा यहां पे x इक्वल टू होता था a, इस कोस को क्या मैं साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ऐसे x होता था a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, Q का डिफरेंशिएशन आता था I, एक्चुअल में dq बाई dt हो जाता था, ये हो जाएगा Q नोट ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। यहां x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाता था, वेलोसिटी a ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। इसका और डिफरेंशिएशन करते थे तो I का डिफरेंशिएशन di बाई dt। ठीक है, ये बन जाएगा Q नोट माइनस का ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो देखो चीजें वही कंपेयर हो रही है। चार्ज को हम यहाँ पोजीशन से कंपेयर करेंगे, चार्ज मैक्सिमम मतलब एम्पलीट्यूड पर, करंट को हम यहाँ पे वेलोसिटी से कंपेयर करेंगे, करंट मैक्सिमम मतलब ये मैक्सिमम वेलोसिटी पे है। तो ऐसे चीजें इक्वेशन कंपेरिजन कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो एलसी ऑसिलेशन का जो कंपेरिजन है एसएचएम के साथ किया जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लो बेटा, फिर इसके आगे और बातें करेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नोट कर लो बेटा, इसको लिख लिया होगा। अब देखो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। देखो पहले एक दो बातें लिख लें। देखो ये तो था कि केवल इंडक्टर और कैपेसिटर सर्किट में लगा हुआ है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो जब कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो हीट लॉस होता ही नहीं था, तो एनर्जी स्टोर कभी कैपेसिटर में होती थी, कभी इंडक्टर में हो जाती थी। लेकिन यदि बात करें एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, कोई लॉस करने वाला एलिमेंट था ही नहीं। लेकिन एक्चुअल हम जानते हैं कि हर एक सर्किट में रेजिस्टेंस तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, कुछ उसका रेजिस्टेंस तो रहेगा ही, तो एनर्जी लॉस धीरे धीरे होती ही रहती है। तो यदि फिर भी हम माने कि आइडियल सर्किट है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो कोई लॉस नहीं होगा। यदि रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो धीरे धीरे लॉस होता हुआ चला जाएगा। अब देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं जिसमें कहे कि बताओ कितने टाइम बाद इंडक्टर और कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर बराबर रहेगी। चलो इसी में कर लेते हैं, टाइम व्हेन यूएल बिकम यूसी, यूएल और यूसी इक्वल हो जाए। तो देखो यूएल होगा बेटा हाफ एल आई स्क्वायर और यूसी होगा क्यू स्क्वायर बाई 2c, 2 से 2 कैंसिल हो गए। एल आई स्क्वायर को लिख दूंगा बेटा क्यू नोट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यह आ जाएगा क्यू नोट स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। बेटा जो बोले, यदि 3/4 बोलता तो 3/4 चलता जाता, जितनी एनर्जी बोले उतनी एनर्जी हम ऐसे कर देंगे। अब देखो क्यू नोट स्क्वायर से क्यू नोट स्क्वायर कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर बनेगा 1/रूट, ये अपॉन सी तो रहेगा ही, तो ये एल, इसको लिखूंगा 1/LC साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन सी। तो सी से सी गया, एल से एल गया, मतलब tan स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1 आ गई। मतलब ओमेगा टी जो होगा 1 कब कब होगा, π/4 पर, 3π/4 पर, 5π/4 पर। ठीक है, ऐसा होगा। 10 प्लस माइनस 1 भी चलेगा, ठीक है ना। 10 स्क्वायर 1 है तो 10 जो है वो प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ये लो 10 प्लस माइनस 1। तो टाइम जो आएगा वो आएगा
पाई बाई 4, तो इसको लिखेंगे, ओमेगा को लिख दूंगा, ओमेगा होगा यह पाई बाई 4 ओमेगा, 3 पाई बाई 4 ओमेगा, 5 पाई बाई 4 ओमेगा। ओमेगा को चाहे तो लिख दो 2 पाई बाई टी, तो वहां से टी के टर्म्स में भी आ जाएगा, मतलब 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई, पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, 8 टी बाई 8, 3 टी बाई 8, 5 टी बाई 8, ऐसे चल जाएगा। ठीक है ना बेटा। यदि वो बोलता कि इंडक्टर में एनर्जी स्टोर कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर का डबल हो, कोई बात नहीं, यूएल को 2 यूसी के इक्वल कर देंगे, वहां से सोल्व कर लेंगे। तो देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और इसमें मेरे ख्याल से कुछ भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, तुम सोल्व करके निकाल सकते हो। इसको मैं मिटा देता हूं, बेटा लिख लिया होगा, नोट कर लो, मिटा दूं। एक नोट लिखेंगे बेटा, नोट करके लिखेंगे, if in LC circuit, if in LC circuit, if resistance of circuit is 0, if resistance of circuit is 0, then there will be no loss of energy stored, there will be no loss of energy stored, ठीक है, एनर्जी स्टोर का कोई लॉस नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे, इफ, सॉरी, practically we know that every circuit have some resistance, practically we know that every circuit have some resistance, that's why there will be loss of energy in resistance, that's why there will be loss of energy in resistance. And after some time all the energy stored will be lost in resistance, and oscillation will stop. This oscillation is referred as damped oscillation. याद करो, डैम्प ऑसिलेशन वहां भी पढ़ा होगा एसएचएम में भी, वही चीज है डैम्पिंग वाला, मतलब धीरे धीरे एनर्जी लॉस होती चली जाएगी और फाइनली खत्म हो जाएगी, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन बन जाएगा। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है, और ये इंडक्टर है। ठीक है, कैपेसिटेंस C है, इंडक्टेंस L है, रेजिस्टेंस R है। T इक्वल टू 0 पर सर्किट को मैंने बंद किया है। इनिशियली इस पे प्लस क्यू नोट चार्ज था, इस पे माइनस क्यू नोट चार्ज था। ठीक है, पूछा है फाइंड करंट in the circuit when it become maximum first time। देखो क्या कह रहा है,
बेटा इस सर्किट में हमें पता है जैसे बंद करेंगे चार्ज के कारण पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण ये करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। करंट फ्लो करता जाएगा, एक टाइम आएगा इंडक्टर में करंट मैक्सिमम फ्लो करने लग जाएगा, उसके बाद वापस से कम होने लग जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे सर्किट में रेजिस्टेंस है तो ये हीट लॉस कर रहा होगा, ठीक है। तो इस बार पहले तो क्या होता था कि मैक्सिमम करंट जब इसमें जाता था, जब रेजिस्टेंस नहीं होता था तो कैपेसिटर अनचार्ज हो जाता था। लेकिन इस बार रेजिस्टेंस है तो मैं नहीं कह सकता कि पूरा कैपेसिटर अपनी एनर्जी दे देगा और इंडक्टर के पास चली जाएगी, नहीं। यहाँ पे जरूरी नहीं है पूरा दे, दूसरी बात और हीट में भी तो लॉस हो जाएगी। तो हमें चीजों को थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पे पहले वाली सिचुएशन नहीं बनने वाली है। लेकिन इसने बोल दिया कि करंट पहली बार, देखो बार बार मैक्सिमम की तो पहली बार की बात कर रहा है, हर बार यहाँ पे इस बार अलग होने वाला है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जो करंट है वो डिके करती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो पहली बार वाले केस में पूछा है। तो देखो यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट हम लगाते हैं वो ये है कि जब करंट मैक्सिमम होता है ना, तो करंट मैक्सिमम मतलब उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, उसकी रेट ऑफ चेंज जीरो होगी। आई मैक्सिमम होगा तो डी आई बाई डी टी जीरो होता है। और उसका फायदा मिलता है कि इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है एल डी आई बाई डी टी। यदि डी आई बाई डी टी जीरो है इसका मतलब इंडक्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। इसी चीज का हम फायदा उठा लेते हैं। तो देखो सोल्व कैसे करते हैं। व्हेन आई बिकम मैक्सिमम डी आई बाई डी टी विल बिकम जीरो। जब आई मैक्सिमम होगा तो डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा? जीरो। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर एल डी आई बाई डी टी विल बिकम जीरो। मतलब डी आई बाई डी टी नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो देखो उस टाइम पर क्या रहा होगा, मैंने कहा उस टाइम पे कुछ ऐसा रहा होगा। इस पे चार्ज प्लस क्यू हो गया होगा, इस पे माइनस क्यू, रेजिस्टेंस आर है, इंडक्टेंस एल है, कैपेसिटेंस सी है। करंट मैंने कहा आई मैक्सिमम ये फ्लो कर रहा होगा आई एम, तो इसमें होगा प्लस माइनस आई एम इंटू आर, और इसमें प्लस माइनस जीरो हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी जीरो है। तो मैं केवीएल लगाऊंगा इस लूप में। तो देखो यहां से इधर जाऊंगा तो क्यू अपॉन सी माइनस आई मैक्सिमम इंटू आर माइनस जीरो इक्वल टू जीरो। तो यहां से तो जीरो हो गया बेटा, तो आई मैक्सिमम हमारा आ गया, ये आ जाएगा, इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन आर सी। तो मैक्सिमम करंट जो है वो क्यू बाई आर सी आ जाएगा, लेकिन क्यू भी नहीं पता हमें उस टाइम पे। तो एक इक्वेशन आ गई, आई मैक्सिमम क्यू बाई आर सी के इक्वल है, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। दूसरी इक्वेशन कहां से लेंगे? हम कहेंगे कि दूसरी इक्वेशन देखो मैक्सिमम करंट आ गया क्यू अपॉन आर इंटू सी, ठीक है। ये चार्ज था, इसे डीके करता चला गया और यहां पे आ गया। वैसे एक बात है, चार्ज यहां से कम होते हुए यहां आ जाएगा तो मैक्सिमम करंट क्यू बाई आर सी आ जाएगा। तो यदि हमें वो पूछा होगा कि मैक्सिमम, तो हमें तो चार्ज के फॉर्म में निकाल सकते हैं। दूसरी क्वेश्चन तो हीट लॉस वाली तो हम लगा नहीं पाएंगे। एक्चुअल में हमने क्वेश्चन ये नहीं पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था फाइंड, सॉरी हाँ, क्वेश्चन ये था फाइंड, दोबारा लिख देता हूं क्वेश्चन, फाइंड रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड इंडक्टर when current in circuit become maximum फर्स्ट टाइम। ये क्वेश्चन था बेटा।
क्वेश्चन अपने गलत लिख लिया था। जब करंट मैक्सिमम है उस टाइम पे रेशियो पूछा था, क्योंकि ये निकालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टाइम के फंक्शन में जब तक करंट नहीं पता रहेगा तब तक मैं एनर्जी तो लगा ही नहीं सकता, क्योंकि रेजिस्टेंस में जो हीट लॉस है वो तो करंट के हिसाब से चेंज हो रहा होगा। तो क्वेश्चन ये था कि एनर्जी स्टोर का रेशियो पूछा, ठीक है। तो यहां से आई मैक्सिमम आ गया क्यू अपॉन आरसी, ये आ गया। ये जो क्यू है बेटा किसी टाइम पर चार्ज है, मुझे नहीं पता, क्यू भी नहीं पता, आई मैक्सिमम भी नहीं पता। अब देखो दूसरी इक्वेशन क्या है कि उसने पूछा है रेशियो पूछा है यू सी अपॉन यू एल पूछा है। तो ध्यान से देखना, यू सी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर बन जाएगी क्यू स्क्वायर बाई टू सी, किसी टाइम का चार्ज बाई टू सी। यू एल बन जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर, और मैक्सिमम के टाइम में पूछा है तो मैक्सिमम का स्क्वायर। टू से टू कैंसिल हो जाएगा, इसको लिख देंगे, ये एल सी नीचे आ जाएगा और ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन आई मैक्सिमम स्क्वायर इंटू वन अपॉन एल सी, ठीक है। इस इक्वेशन का आई मैक्सिमम और क्यू अपॉन आई मैक्सिमम का रेशियो आ जाएगा आरसी, क्यू अपॉन आई मैक्सिमम का रेशियो आ जाएगा आरसी। तो यहां से यू सी अपॉन यू एल आ जाएगा, क्यू बाई आई मैक्सिमम को रख दूंगा आर सी का स्क्वायर इंटू वन अपॉन एल सी। तो यहां से आ जाएगा आर स्क्वायर सी पर एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर सी अपॉन एल, ये आ जाएगा। ये था बेटा कैपेसिटर में और इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर का जो रेशियो है वो आर स्क्वायर सी अपॉन एल के इक्वल आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें बेटा? क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, यदि किसने लिख दिया हो तो ये क्वेश्चन था, एनर्जी स्टोर का रेशियो पूछा था, नोट कर लो।